Our next experiment is to find the moment of inertia of a flywheel. Moment of inertia is a measure of how hard it is to change an object's speed of rotation around a specific axis. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, तो उसकी जो रोटेशनल मोशन है उसको रोकना जो है कितना मुश्किल हमारे पास होता है, वो जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करता है। तो जो फ्लाई व्हील हमारे पास होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा हमारे पास होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन। तो अगर हम सॉलिड डिस्क को ही लेते हैं तो सॉलिड डिस्क के केस में हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/2 mr² हमारे पास होता है, जबकि फ्लाई व्हील या रिंग जिसको हम बोलते हैं उसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, एक सॉलिड डिस्क है हमारे पास और दूसरा हमारे पास जो है फ्लाई व्हील जिसको हम रिंग भी बोलते हैं वो है हमारे पास, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें तो हम बोलेंगे कि फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल होता है टू दैट ऑफ द सॉलिड डिस्क। तो जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होगा तो हमारे पास उतना ही जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है वो रेसिस्ट होगा। एंगुलर एक्सेलेरेशन हम बोल सकते हैं, एंगुलर डी एक्सेलेरेशन हम बोल सकते हैं। तो हमारे पास फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी देर तक जो है रोटेट करता रहता है, क्योंकि उसकी जो डी एक्सेलेरेशन है वो हमारे पास जो कम होती है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो एंगुलर एक्सेलेरेशन या डी एक्सेलेरेशन उसमें हमें जो है कम देखने को मिलती है। तो एक किस तरह से हमारे पास होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलेरेशन और टॉर्क के बीच में हमारे पास ये वाला रिलेशन होता है, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा हमारा जो है कितना बनेगा, टॉर्क डिवाइडेड बाय आई। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हमारे पास अगर आई ज़्यादा होगा तो एंगुलर एक्सेलेरेशन या डी एक्सेलेरेशन कम होगी, अगर आई हमारे पास जो है कम होगा तो एंगुलर एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन हमारे पास जो है ज़्यादा होगी। तो फ्लाई व्हील के केस में एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस वजह से एंगुलर डी एक्सेलेरेशन मतलब कि जो फ्लाई व्हील को रोकने के लिए अपोजिट फोर्स है एक तरह से, वो हमारे पास कम लगती है, एंगुलर डी एक्सेलेरेशन उस केस में कम होती है, जो इसलिए फ्लाई व्हील हमारा जो है ज़्यादा देर तक जो है रोटेट करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील निकालने के लिए जो हमें एपरेटस चाहिए होगा वो हमारे पास एक फ्लाई व्हील रहता है, और उस फ्लाई व्हील को हम एक एक्सल के थ्रू जो है दो बाल बेरिंग लेते हैं और उनके अंदर ये एक्सल जो है फिट करते हैं, ताकि यहाँ पे जब ये फ्लाई व्हील आपका रोटेट करे तो कम से कम फ्रिक्शन हमें दिख, इसकी रोटेशनल मोशन के लिए कम से कम फ्रिक्शन हमारे पास जो यहाँ मिले। और उसके बाद हमें वेट चाहिए होते हैं और एक थ्रेड हमें चाहिए होता है, और एक वेट के साथ में हमें जो हैंगर यहाँ पे लेना पड़ता है, एक हमें स्टॉप वॉच लेनी पड़ेगी, एक हमें मीटर स्केल लेनी पड़ेगी, और एक हमें जो वर्नियर कैलिपर लेना पड़ेगा। तो ये एपरेटस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है किस तरह से हमारा जो है परफॉर्म होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दो बाल बेरिंग यहाँ पे लगे हुए हैं,
और हमने उनको एक फिक्स सपोर्ट के साथ वॉल के ऊपर, जो दीवार हमारी होती है उसके ऊपर हम इन दोनों सपोर्ट्स को, फिक्स सपोर्ट को हम यहाँ पे लगा देते हैं और इन सपोर्ट्स के अंदर ही हम छेद करके वहाँ पे बॉल बेरिंग फिट करते हैं और उन बॉल बेरिंग के अंदर जो फ्लाई व्हील की एक्सल होती है उसको डालते हैं और उस एक्सल के ऊपर हम जो है फ्लाई व्हील को रखते हैं। तो जब ये एक्सल जो है रोटेट होगी तो फ्लाई व्हील भी हमारे पास रोटेट होगा। और फ्लाई व्हील जो बेसिकली हमारे पास होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि अभी जो मैंने बात की थी, जो अभी जस्ट यहाँ पे बात की थी, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे और रेडियस पे, फ्लाई व्हील के रेडियस पे। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और जितना ज़्यादा रेडियस हमारे पास होगा तो उतने ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। लेकिन रेडियस किसका? जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास है। तो फ्लाई व्हील में क्या होता है कि जो मास होता है वो ज़्यादातर हमारे पास जो है एक्सल से दूर होता है। तो उस केस में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फ्लाई व्हील है हमारे पास। तो जो फ्लाई व्हील का मास है वो यहाँ पे ज़्यादा, इस पोर्शन में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन एक्सल्स और यहाँ बीच में कम मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका व्हील का जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पे ज़्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इसका जो डिस्टेंस है एक्सल से आर, वो भी हमारे पास जो ज़्यादा होता है। तो इसलिए आई इक्वल टू एम आर स्केयर, मतलब आर ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ज़्यादा होगा और मास अगर ज़्यादा होगा तो इसलिए जितना बाहर ये मास डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फ्लाई व्हील का हमारे पास होगा। और कई बार यहाँ पे एक पॉइंटर भी लगा होता है। तो जो पॉइंटर होता है उससे हम जो है इसकी रोटेशन को काउंट करते हैं, इसके रोटेशन को काउंट करते हैं और हम एक थ्रेड लेते हैं और थ्रेड से जो मास है उसको यहाँ पे हैंग करते हैं। और ये मास जनरली आप जो है 150 ग्राम 200 ग्राम हम यहाँ पे लेते हैं और साथ में हम स्केल लेते हैं कि ये मास जो है ग्राउंड से कितना ऊपर है। तो जितना ऊपर हम इस मास को ले जाएंगे, तो जैसे हम इसको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं फ्लाई व्हील के पास में और वहाँ पे उसको यहाँ पे पकड़ के स्टॉप कर लेते हैं, तो वहाँ से लेके हम ग्राउंड तक की हाइट देखेंगे कि कितनी हाइट है, क्योंकि उसी हाइट की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बनेगी तो जितनी हाइट पे कोई बॉडी हमारे पास होती है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh हमारे पास होती है। तो m आपने वेट यहाँ पे लटकाया हुआ है, g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, h यहाँ पे हमारे पास हाइट है। तो जितनी हाइट पे आप ले जाएंगे वहाँ पे एनर्जी जो है mgh हमारे पास यहाँ पे होगी। तो हम क्या करते हैं कि एक्सल के ऊपर थ्रेड्स को रैप कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो थ्रेड्स को हमने यहाँ पे टर्न दिए हुए हैं ये टर्न ओवरलैप ना हो, कि एक टर्न के ऊपर दूसरा टर्न जो है ओवरलैप नहीं हो और कम से कम सेपरेशन रहे। एक टर्न के बीच में और दूसरे के बीच में कम से कम सेपरेशन हो और उसके ऊपर टर्न ना हो। तो हम इनको वैसे भी काउंट कर सकते हैं देख के कि कितने टर्न हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मान लो इस तरह से हम इसको इनको जो है काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। और ये जो टर्न होते हैं अगर हम इसको छोड़ते हैं तो उतनी ही रोटेशनें हमारे पास होती है, जिसको कि हम बाद में देखेंगे। तो एच हमारे पास यहाँ पे हो गया कि जब हमने इसको एक्सल के ऊपर टर्न रोटेट टर्न को यहाँ पे डाले, टर्न इसके ऊपर
तो ये मास जो है ग्राउंड से ऊपर उठ गया, तो जितना ऊपर गया वो एच उस केस में होगी, और जितने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न है वो हमारे पास जो है N1 यहाँ पे हो गया। फिर हम इसकी थ्योरी पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि हमारे पास जो किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं। तो बोलता है कि हमारे पास जो मास m है वो हाइट h पे हम ले जाते हैं और वहां से हम इसको छोड़ते हैं, तो इसकी जो एनर्जी उस हाइट पे होगी वो mgh हमारे पास यहाँ पे होगी। तो जब हम उस हाइट से इसको छोड़ेंगे, तो जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हम इसको ऊपर ले गए, इसकी हाइट h बनी और इसको हाथ से पकड़ा हुआ है। तो जब हम इसको छोड़ेंगे, ये जो वेट है इसके पास एनर्जी जो है mgh होगी, और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे वेट ग्राउंड की तरफ जाएगा, क्योंकि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा। तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स जो है इस फ्लाई व्हील को रोटेट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि मास नीचे को यहाँ पे गया, लेकिन एक तो ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है नीचे की तरफ बनेगी 1/2 mv², इसकी वेलोसिटी की वजह से। लेकिन दूसरा ये फ्लाई व्हील भी रोटेट करेगा, तो इसलिए यहाँ भी इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी 1/2 m⍵², जो कि रोटेशनल मोशन की वजह से हमारे पास होती है, और साथ में यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से भी हमारे पास जो है एनर्जी जो है लगेगी। तो ये हम किस तरह से देख सकते हैं, बोलता है कि जैसे ही वेट नीचे की तरफ हमारे पास गिरता है h हाइट से, तो जो काइनेटिक एनर्जी फ्लाई व्हील की हमारे पास बनती है वो बनती है 1/2 I⍵²। जो फ्लाई व्हील रोटेट करना शुरू करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हमारे पास रहेगी 1/2 I⍵²। और जो हमारे पास वेट नीचे की तरफ आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 mv² ऑफ द फॉलिंग वेट्स। लेकिन बोलता है कि जब ऐसा होता है, जो वेट नीचे की तरफ आता है और फ्लाई व्हील घूमता है, तो बॉल बेरिंग का थोड़ा सा फ्रिक्शन तो हमारे पास होता है। तो बोलता है मान लो एक टर्न में हमारे पास जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक टर्न को के केस में फोर्स चाहिए, वो है हमारे पास F। तो F इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन ड्यूरिंग 1 रिवोल्यूशन। तो एक रिवोल्यूशन के केस में जो हमें उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए वो हमारे पास जो F है। तो मान लो बिफोर जो मास के गिरने से पहले हमारे पास जो N1 रोटेशन अगर होती है, तो उस केस में N1 रोटेशन के केस में फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होगी वो चाहिए होगी N1F। तो जब मास नीचे की तरफ आएगा तो बॉल बेरिंग का फ्रिक्शन भी काम करेगा, तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए अगर एक टर्न में हमें F एनर्जी चाहिए, तो N1 टर्न अगर उसके मास के गिरने से पहले हो गए तो हमें एनर्जी चाहिए N1F1। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 तरह की एनर्जी काम करेगी। एक तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाई व्हील, और एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विच इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ, एंड थर्ड वन इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन ऑफ द बॉल बेरिंग। तो अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, मतलब पहले जो हमारे पास मास की h हाइट की वजह से एनर्जी थी mgh,
तो जैसे ये हमने इसको छोड़ा, वो mgh कन्वर्ट होगी 3 तरह की एनर्जी पे। तो ये 3 तरह की एनर्जी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की, तो इसलिए एनर्जी एट हाइट h विल कन्वर्ट इनटू 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर प्लस n1f। तो ये हमारे पास यहाँ पे पहली इक्वेशन बनेगी। लेकिन जो मास है, जैसे ही वो डिटैच हो जाएगा, मतलब कि जब उसकी लेंथ जो है कंप्लीट ओपन हो जाएगी, तो वो जमीन पे गिर जाएगा। तो जमीन पे गिरने के बाद जो हमारी रोटेशन होगी वो n2 रोटेशन हमारे पास होगी। तो n2 रोटेशन हमारे पास होगी। अब एक रोटेशन में फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि F एनर्जी चाहिए होती है, तो n2 रोटेशन को ओवरकम करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, n2f। तो जो n2 रोटेशन है वो होगी मास के गिरने के बाद फ्लाईव्हील की। जो फ्लाईव्हील है वो मास जब गिर जाएगा उसके बाद n2 रोटेशन करेगा, तो उसके इसमें जो फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास यहाँ पे एक तरह से हमें एनर्जी चाहिए होगी, वो चाहिए होगी n2f। एविडेंटली इट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील। तो जब फ्लाईव्हील से मास डिटैच हो जाएगा और नीचे की तरफ हमारे पास गिरेगा, तो फ्लाईव्हील को रेस्ट तक आने में जो है n2 रोटेशन वहाँ पे उसकी n2 रोटेशन होगी। और हम टाइम भी वहाँ पे नोट करते हैं। मान लो t टाइम लगता है जब तक वो स्टॉप नहीं हो जाता, और उसमें n2 रोटेशन हमारे पास होती है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इक्वल टू n2f। तो एक टर्न में हमारे पास जो फ्रिक्शन को करने के लिए हमारे पास जो है फोर्स लगती है, वो हमारे पास है F। लेकिन n2 टर्न अगर होंगे तो उस केस में हमारे पास फोर्स लगी n2f। तो इसलिए वर्क डन उस केस में हमारे पास होगा n2 इंटू एफ। और वो वर्क डन क्लियरली जो है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील हमारे पास होगा, क्योंकि वो उतनी देर तक वो फ्लाई व्हील भी हमारे पास मूव कर रहा है। तो फ्रिक्शन जब तक वहां पे हमारे पास कम हो रहा है इस फोर्स की वजह से n2 टर्न लेने में, तो उतनी देर तक हमारा जो फ्लाई व्हील मूव करता है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि n2f विल बी इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो n2f विल बी इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, सो f विल बी इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर बाई n2। तो इस f की वैल्यू हम जो इक्वेशन नंबर 1 पीछे आई हुई है उसमें पुट करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसमें हम f की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, n1 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ये हमारे पास जो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर n1 बाई n2। और इसमें हमने इनको रीअरेंज करना है, तो जहाँ पे I है वो I हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो ओमेगा जो होता है, V जो होता है वो R ओमेगा के बराबर होता है। तो इसलिए जो सेकंड जहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर आ रहा था, तो V की जगह हम यहाँ पे R ओमेगा लेंगे। तो उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं और I कॉमन ले लेते हैं और I की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो I के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है। तो मतलब क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए तो हमें जरूरत पड़ेगी कि मास कितना लिया हमने, जी की वैल्यू अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। और एच यहाँ पे जो मास हम ऊपर लेके गए लगभग फ्लाई व्हील के पास तक, वो हम यहाँ पे एच ले लेते हैं। और आर हमारे पास होता है रेडियस ऑफ एक्सल। तो जो एक्सल हमारे पास है, जैसे ये एक्सल है, इसका रेडियस कितना है, तो ये रेडियस हम जो है वर्नियर कैलिपर का यूज करके निकालेंगे। पहले हम इसका डायमीटर निकाल लेंगे। तो 3 रीडिंग हम डायमीटर की लेंगे अलग अलग जगह से, फिर उसका हम एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज डायमीटर जो आएगा उसका आधा हम करेंगे, तो हमारे पास जो रेडियस आ जाएगा।
तो इस फॉर्मूले में हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी और फिर हम ओमेगा यहाँ पे निकालेंगे। तो ओमेगा हमारे पास जो 2πn2 डिवाइडेड बाय टी के बराबर होगा, जो कि हम निकालेंगे। और n1 और n2 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन। n1 है नंबर ऑफ रोटेशन बिफोर मास फॉलिंग ऑन ग्राउंड, और n2 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ अ फ्लाई व्हील व्हेन मास फॉल डाउन एंड टी टाइम is taken by flywheel till the completion of the rotations। तो जब तक फ्लाईव्हील आपका रेस्ट में नहीं आ जाएगा, तो जैसे मास नीचे गिर गया, तो मास के गिरने के बाद हम देखेंगे कि फ्लाईव्हील कितनी बार जो है रोटेट करता है रेस्ट तक आने से पहले। वो हमारे पास जो N2 है, तो इसको हम जो है फर्दर देखेंगे। ये हमारे पास एक फ्लाईव्हील दिया हुआ है, तो इसमें एक स्केल यहाँ पे दी होती है। तो कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनमें ये स्केल दी होती है, लेकिन कुछ एक में ये स्केल नहीं दी होती है। तो ये स्केल हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताती है कि कितने रिवोल्यूशन जो है इस फ्लाई व्हील ने कंप्लीट किए। तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो यहाँ पे रीडिंग आ जाती है। लेकिन जब ये स्केल ना दी हो, तो हम फिर ये रिवोल्यूशन जो इसके ऊपर एक मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, इस मार्क्स से हम जो रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो जैसे एक बार ये मार्क क्रॉस करता है तो 1 रिवोल्यूशन, सेकेंड टाइम 2 रिवोल्यूशन, थर्ड टाइम 3 रिवोल्यूशन। तो जब स्केल ना दी हो तो उस तरह से हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो काउंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हम एक थ्रेड लेते हैं और थ्रेड इतना लंबा लेते हैं कि जब वो फुल थ्रेड ओपन हो जाए तो एक्सल से लेकर के उसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रह जाए। मतलब जब हम पूरा थ्रेड ओपन कर देंगे और इसको एक्सल से देखेंगे कि ये ज़मीन तक कितना इसकी लेंथ है, तो ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रह जाना चाहिए। तो इतनी हाइट का हम जो है थ्रेड जनरली लेते हैं। और साथ में एक स्टॉप वॉच हम लेते हैं, जिससे कि हम टाइम नोट करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे करेंगे कि 150 ग्राम या 170 ग्राम या 190 ग्राम या 200 210 ग्राम के मास यहाँ पे वेट यहाँ पे लेंगे, और उन वेट्स को जो है इस थ्रेड के साथ, जो एक्सल है, एक्सल में एक होल होता है यहाँ पे, उस होल में किसी चीज़ से इंसर्ट कर देंगे, और वो टाइट नहीं होना चाहिए। मतलब कि इसका क्या हुआ कि जैसे ही ये पूरा थ्रेड सारे टर्न ओपन हो जाएंगे, तो उसके बाद ये वेट जो है नीचे गिर जाना चाहिए। तो हम किसी ऐसे चीज़ से यहाँ पे इस थ्रेड को होल्ड करेंगे कि वो जैसे ही सारे थ्रेड खुलते हैं, सारे टर्न खुलते हैं, तो थ्रेड आप जो है ज़मीन की तरफ गिर जाए। तो इसके बाद हम इस वेट को, मतलब हम यहाँ पे इस एक्सल के ऊपर जो है इस थ्रेड की रोटेशन देना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम रोटेशन देना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो ये जो वेट है ऊपर को यहाँ पे चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम रोटेशन देते हैं तो वेट ऊपर चला गया, और हम इतना रोटेशन देते हैं कि फ्लाई व्हील के आसपास ही वेट रहे। फ्लाई व्हील से ऊपर नहीं जाना चाहिए, फ्लाई व्हील के आसपास ही वेट रहे। तो ये जो हाइट यहाँ इस जगह से हमारे पास, तो जैसे यहाँ तक हमने इस वेट को मैक्सिमम कर लिया। तो इस केस में हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने टर्न बने हुए हैं, कितने टर्न जो है इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे 10 टर्न लगे होंगे, तो जैसे ही हम इन वेट्स को छोड़ेंगे, तो यहाँ पे 10 रिवोल्यूशन के बाद ही ये थ्रेड यहाँ से डिटैच होके वेट नीचे गिर जाएगा।
लेकिन ये नंबर ऑफ टर्न हमें ऐसे देने चाहिए कि एक टर्न दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो और ना ही उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग हो। जैसे एक टर्न और दूसरे टर्न के बीच में ज़्यादा स्पेसिंग भी नहीं होनी चाहिए और एक टर्न दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इस वेट को रखते हैं। तो जब हमने इस पोजीशन में रखा हुआ कि वेट आपका यहाँ पे ऊपर है फ्लाई व्हील के पास, तो इस केस में इस वेट से लेकर के ग्राउंड तक का डिस्टेंस बनता है, उसको हम हाइट बोलते हैं। तो वो हमारे पास जो एच है और उस एच के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास एम जी एच बन जाएगी। और जैसे हम छोड़ेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तो ये वेट नीचे की तरफ गिरेगा विद द वेलोसिटी v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और दूसरा फ्लाई व्हील रोटेट करेगा और उसकी भी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे ही हम इसको वेट को हाथ में पकड़ा उसको छोड़ेंगे, वो वेट जाएगा और ग्राउंड में गिर जाएगा। तो जैसे ही ये ग्राउंड में गिरा तो हमने क्या करना है कि वेट के गिरने से पहले भी ऊपर से लेकर के नीचे तक काउंट करना है कि कितने रिवॉल्यूशन हमारे पास बने और उनको हम N1 बोलेंगे। तो जैसे मैंने बोला जितने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना ही हमारे पास ये व्हील भी रोटेशन लेगा। जैसे यहाँ पे अगर 10 टर्न है तो हम क्या बोलेंगे कि 10 रोटेशन के बाद ये वेट जो है ग्राउंड में गिर जाएगा। तो इसलिए बिफोर द डिटैचमेंट ऑफ मास नंबर ऑफ रोटेशन विल बी N1। और क्या होगा कि जैसे ही मास डिटैच हुआ, इसने ग्राउंड पे मास गिरा, तो हमने इस जो वॉच है स्टॉप वॉच है इसको भी स्टार्ट करना है, हमने टाइम भी देखना है। तो टाइमर हमने तभी ऑन कर देना है जैसे ही वेट ग्राउंड को टच करेगा नीचे गिर गिर के, तो हमने टाइमर ऑन कर देना है। तो जब टाइमर ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे रिवोल्यूशन भी हमने काउंट करना स्टार्ट कर दे दी है। तो जैसे ही वेट ग्राउंड पे गिरा हमने रिवोल्यूशन स्टार्ट कर देनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो जब तक कि ये फ्लाई व्हील स्टॉप नहीं हो जाता तब तक हमने जो है टाइम नोट करना है। तो जैसे यहाँ पे वेट नीचे गिर गया है और अब ये यहाँ पे फ्लाई व्हील जो है टर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाद में फ्लाई व्हील थोड़ा स्लो हो जाता है और जो मार्क है हम उसको देख के नंबर ऑफ टर्न जो है काउंट करते रहते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे जो है स्टॉप हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वैसे कंप्लीट रिवोल्यूशन यहाँ पे हो जानी थी हमारी जो बिल्कुल सामने है, लेकिन यहाँ पे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जैसे मान लो इसने 20 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए और उसके बाद ये थोड़ा सा आगे निकल गया, जहाँ पे रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है उससे थोड़ा सा आगे निकल गया, तो हमने क्या करना है एक धागा लेके यहाँ सामने से लेकर के जितना वो आगे गया उसका डिस्टेंस नापना है। उसकी वैल्यू हमारे पास जो एल होगी जो कि हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। एल वैल्यू इसकी क्या होगी कि जिस पॉइंट पे इसको होना चाहिए था लेकिन उससे आगे वो उतना निकल गया, तो इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे एल बोलेंगे। और साथ में हम इस फ्लाई व्हील का सरकमफ्रेंस भी निकालेंगे जो कि सी होगा। सरकमफ्रेंस हमने कैसे करना निकालना है कि जो थ्रेड है उसको इस मार्क के ऊपर रखना है और उस थ्रेड को ऐसे पूरा इसके ऊपर फ्लाई व्हील के ऊपर रोटेट करना है और दोबारा यहाँ पे थ्रेड का दूसरा एंड पहुंच जाए। तो जितनी थ्रेड की लेंथ बनेगी तो उतना ही इस फ्लाई व्हील का सरकमफ्रेंस होगा। मतलब हम ऐसे ये थ्रेड इसके ऊपर डालेंगे और दूसरी साइड से नीचे की तरफ ले आएंगे और यहाँ तक दोबारा थ्रेड पहुंचाएंगे। तो जितनी उस थ्रेड की लेंथ इस मार्क से स्टार्ट होके इसी मार्क पे ख़त्म होके बनेगी, वो लेंथ हमारे पास यहाँ पे सरकमफ्रेंस होगी इस फ्लाई व्हील का। तो हमें वो फ्लाई व्हील का सरकमफ्रेंस भी चाहिए और यहाँ जो रेफरेंस मार्क है
उससे ये मार्क कितना आगे निकलता है वो हमारे पास जो है एल है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सी और एल। इसका जो टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, वो हम इसका ऑब्जर्वेशन टेबल हम किस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। तो पहले कॉलम में हमारे पास आएगा कि हमने मास कितना लिया जो हमने धागे के साथ यहाँ पे लटकाया है, और हमने जब ऊपर टर्न दिए तो जैसे हमने 10 टर्न दे दिए और जो वेट है वो लगभग फ्लाईव्हील के पास पहुंच गया, और उसके बाद हमने उसको वहां से छोड़ना है, मतलब हमने जस्ट हाथ हटाना है। तो ड्यू टू वेट ऑफ द मास ये मास नीचे की तरफ आएगा और फ्लाईव्हील जो है रोटेट होना स्टार्ट होगा। तो जहां से हमने फ्लाईव्हील को रिलीज करना है, मतलब वेट को नीचे की तरफ रिलीज करना है, उस जगह पे जो वेट है उस वेट से लेकर के ग्राउंड तक की हाइट हमारे पास जो एच यहाँ पे होगी। तो जैसे ही वेट हमारे पास यहाँ पे नीचे आता है, तो जैसे ही वेट नीचे गिरेगा, नीचे गिरने से पहले जो हमारे पास नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फ्लाई व्हील की होगी वो हम मार्क के साथ देखेंगे। तो वो हमारे पास जो N1 वहाँ पे होगी, तो ये N1 उतना ही होगा जितने हमने एक्सल के ऊपर थ्रेड के जो टर्न है वो दिए होंगे। तो अगर 10 टर्न हमने वहाँ पे दिए हुए हैं तो 10 रिवोल्यूशन के बाद ही जो वेट है वो ग्राउंड को टच कर लेगा। तो इसलिए मास के डिटैच होने से पहले जो नंबर ऑफ टर्न हमारे पास आएंगे वो N1 होंगे, और जैसे ही मास ग्राउंड को टच करेगा तो हमने टाइमर भी स्टार्ट कर देना है, और साथ में उसके बाद की जो रोटेशन है वो फ्लाईव्हील की देखनी है। तो मान लो उसके बाद जो रोटेशन है वो हो जाती है N। तो N रोटेशन के बाद वो स्टॉप हो जाता है लेकिन थोड़ा सा आगे चला जाता है। तो मान लो 10 रोटेशन कंप्लीट कर ली, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा आगे चला गया L डिस्टेंस से, मार्क से थोड़ा सा आगे L डिस्टेंस पे चला गया। तो हम यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन आफ्टर मास डिटैच कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन N प्लस जितना वो थोड़ा सा आगे गया L, जो कि हमने धागे से डिस्टेंस निकाला, डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस ऑफ द फ्लाईव्हील। तो इस तरह से हमारे पास N2 की वैल्यू बनेगी। तो इसलिए N2 हमारे पास क्या होगा? कंप्लीट रोटेशन आफ्टर द डिटैचमेंट ऑफ द मास। और उसको कितना टाइम लगा वो हम टी बोलेंगे। तो मतलब जब वेट गिरा जमीन पे, उसके बाद जब तक वो फ्लाईव्हील स्टॉप नहीं हो जाता तब तक जो टाइम हमारे पास बनता है उस टाइम को हम टी बोलते हैं। और फिर हम इसका यूज करके जो है ओमेगा निकालते हैं। तो ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास 4 पाई N2 डिवाइडेड बाई टी यहाँ पे होता है। तो N2 भी हमने यहाँ पे निकाला, और टी भी हमने देखा कि कितने टाइम के बाद जो फ्लाई व्हील स्टॉप हो जाता है। तो इससे हम जो ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ओमेगा जब निकल जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हमारे पास m इंटू 2gh माइनस आर स्केयर ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्केयर 1 + N1 बाई N2। तो यहाँ पे m जो फर्स्ट कॉलम है उससे मास आ गया, 2g हमारे पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई, जो कि हमने सेंटीमीटर में लेनी है। g की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h हमारे पास जो हाइट होगी मास की, जब हम उसको ऊपर लेके गए थे जहां से हमने मास को रिलीज किया, तो ग्राउंड से लेकर के जहां से मास को रिलीज किया वहां तक की हाइट h है। और r हमारे पास जो रेडियस ऑफ एक्सल है, जिसको कि हम वर्नियर कैलिपर की हेल्प से निकालेंगे। हम पहले एक्सल जो होती है फ्लाईव्हील की उसका डायमीटर निकालेंगे और उसका आधा करेंगे, तो वो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। और ओमेगा हमारे पास यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि यहाँ पे हमारे पास जो है निकाली हुई है। और N1 हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ रोटेशन बिफोर
the detachment of the mass, and n2 is the complete rotation of the flywheel after detachment of the mass। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमारे पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील यहाँ पे आ जाएगा।